हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। आई होप आप लोगों की तैयारियां टीटी और सी टेट की बहुत जोरों में चल रही होंगी और सबने बहुत अच्छे से ही है। सी टेट और टेट पूरी जान लगा देंगे और टी टेट और सी टेट निकाल के रहेंगे चाहे जो हो जाए। ये तो ठान ही लिया होगा, जिसने ये ठान लिया होगा वो तो एग्जाम क्वालिफाई करेगा ही करेगा और दिन रात एक करेगा। जिसने ये नहीं ठाना होगा वो नेक्स्ट चांस का वेट करेगा। आई होप सबने तो कोशिश की होगी कि पूरा पढ़ ही लें अब तक। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सोशल साइंस का पेपर है, सीटेट का सेकंड पेपर। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक दूसरे की सुर्खी लिखी है। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? पहला कारण, ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख करना। दूसरा कारण, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। तीसरा कारण, विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। चौथा कारण, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। दो अखबार दिए गए हैं और उसमें एक ब्रिटेन का, एक मैसूर का, और एक घटना एक ही है। लेकिन अब जब दो अखबार आते हैं, जैसे हमारे यहाँ कभी दैनिक जागरण आया या अमर उजाला आया, तो दोनों की लैंग्वेज क्या होती है? एक ही टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट परवेशन का तरीका क्या है? दोनों का अलग अलग है। उन दोनों को हमें पढ़ना है और उसको पढ़ने के ऑब्जर्व के हिसाब से हमें उस घटना के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो ये हमारा क्या बताता है? ये हमारा विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करता है। भाई 10 स्टूडेंट उस बारे में लिखेंगे तो उनके विचार क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यही ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये टास्क दिया गया है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं 61 पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में लोग दिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का चुनने को छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। इनमें से कौन सा संबंध गलत है? लोकतंत्र में क्या एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है? अब जब लोकतंत्र है तो उसके पास क्या है? एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। यही गलत होगा। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा। लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा चुनता, यानी हम और आप ही एक प्रतिनिधि चुन शासन करने लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनका गलत पूछा था ना, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आते हैं 62 पे। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिला को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना था? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन, घरेलू हिंसा या यौन प्रताड़ना। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने थे, बताइए। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम का निर्माण हुआ था। इसमें महिलाओं के प्रति घरों में हो रहे अत्याचार पर मतलब रोक लगाया गया। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। संचार माध्यम के कथन में कौन सा गलत है? ये तो सही है। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो संचार माध्यम में सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वह स्वतंत्र अवस्था में काम करती है। संचार माध्यम क्या है? स्वतंत्र अवस्था में काम करती है। इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। संचार माध्यम को लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अतः विकल्प जो है कौन सा सही है? सेकंड वाला गलत है, ऑप्शन
ठीक है, संचार माध्यम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, समाचार पैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। समाचार पैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर। विज्ञापन का मूल्य किस पर निर्भर होता है? बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर या दर्शकों की मांग पर? चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर होता है। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो जनहित याचिका के संदर्भ में दोनों कथन में सही उत्तर पर विचार करना है। जनहित याचिका जो है ना वो क्या है? पीआईएल। पीआईएल क्या है? जनहित याचिका जो है वो के लिए मुकदमे का प्रावधान है। किसकी रक्षा के लिए? हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मुकदमे का प्रावधान है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है ना, उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन सही होता है क्योंकि फर्स्ट गलत है, सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, संसद के प्रश्न पत्र काल के संबंध में फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। प्रश्नकाल के अंतर्गत क्या होता है कि सांसद संबंधित जो मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सांसद जो होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट सही है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। 67, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकता है। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। कौन सा ऑप्शन सही है? विकल्प थर्ड सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड गलत हो जाता है। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता, यह ऑप्शन गलत होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो है होता है कि अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई भी कानून तो न्यायपालिका उसको कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट आता है 68 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है।
परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। 68 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था? धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से की प्रस्तावना में सम्मिलित किया। धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समानता और तीसरा अखंड प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। इसका अभिप्राय है कि भारत राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है तथा राज्य के सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति नहीं देता। अतः फर्स्ट कथन जो है वो गलत है। राज्य सरकारी संस्थाओं धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है, यानी प्रदान करता है लिखा है, नहीं करता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। 69 क्वेश्चन, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार है? अध्यक्षात्मक, साम्यवादी, लोकतांत्रिक या पूंजीवादी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र राज्य है। भारत एक कैसा राज्य है? गणतंत्र राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? गणतंत्र राज्य है। इसलिए ये लोकतांत्रिक सरकार की तरफ जाता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की भलाई के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को चुनता है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? हरिदास, घासीदास, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु। किसने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? जाति समानता को प्रचारित करने वाली ज्योतिबा फुले, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। जाति समानता को प्रचारित करने वाली ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले जो थे वो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं 71। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? सुखदेव, भगत सिंह, मंगल पांडे या राजगुरु? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक ने एक अफसर की 29 मार्च 1857 को हत्या कर दी थी, जिसके फलस्वरूप उसे क्या किया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 72 क्वेश्चन, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सी नीति है? सर्वोच्चता नीति। इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो कौन सा कथन इसका सही है? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। सर्वोच्चता नीति का जो संबंध है वो सत्ता सर्वोच्च से था और वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। इसी 73 ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? आपको ये तो पता ही है, हमारा जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं और सूर्य से क्या दूरी है उसकी? ये जैसे सूर्य बना है उससे क्या दूरी है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे जो हैं क्या है? ये हमारे 8 ग्रह हैं। इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। ये कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। और ये कौन से ग्रह होते हैं? बाह्य ग्रह। ये होते हैं बाह्य ग्रह, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। सूर्य से इनकी दूरी सबसे पास में बुध है, सूर्य से दूरी में शुक्र सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे पृथ्वी और 4 पे मंगल है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे की जुड़वा बने हैं। और सबसे ज्यादा जो वो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण। शनि, बृहस्पति और यूरेनस। शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर विभिन्न गैसों, हिमकणों तथा चट्टानों द्वारा निर्मित छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति के छल्ले बहुत पतले हैं और धूल कणों द्वारा निर्मित है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। इसलिए इसका क्या करेक्ट होता है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? फोर्थ ऑप्शन। किसके चारों ओर हैं? शनि के, बृहस्पति के और यूरेनस के। जो बारह ग्रह थे उसमें सबके हैं। ये अरुण है, वरुण के नहीं होते हैं छल्ले। किसके छल्ले किसके बने होते हैं? हिमकण, ए सॉरी, छल्ले किसके बने होते हैं? हिमकणों के, सही है। गैसों के और चट्टानों के छल्ले बने होते हैं। चलिए आते हैं 74 पे। पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। भूआब। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। भूआब किस लिए इसको कहा जाता है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए उसको भूआब कहा जाता है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? भूआब। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में लेता है। तो चंद्रमा का जो घूर्णन काल है और परिभ्रमण काल, आई थिंक ये दोनों काल समझ में आते होंगे। यही दोनों काल जो सूर्य के चारों ओर चक्कर करते हैं, यही दो गति होती है, घूर्णन काल, एक परिभ्रमण काल। घूर्णन काल क्या होता है? परिभ्रमण काल क्या होता है? कोई भी ग्रह जब, मान लीजिए कोई ग्रह है ये, और ये अपनी धुरी पर घूमता है तो वो घूर्णन काल है। जो अपनी धुरी पर घूम रहा है वो घूर्णन काल है। और ये सूर्य मान लीजिए, और इसके चारों तरफ घूम रहा हो गया होगा परिभ्रमण काल। और घूर्णन काल क्या होता है? तो चंद्रमा का घूर्णन काल और परिभ्रमण काल जो है वो दोनों समान है। वो दोनों ही समान है। 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट। 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट उसको घूर्णन काल और परिभ्रमण काल में लगते हैं पृथ्वी के। 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट। तो दोनों ही उसके घूर्णन काल और परिभ्रमण काल समान होते हैं। अतः चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है 76। यूराल पर्वत अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करते हैं। 77। भूपल्टी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? भूपल्टी में, भूपल्टी सबसे पतली परत जो ऊपर होती है वो भूपल्टी से डिवाइड किया था, तो ये हमारी भूपल्टी हो गई थी। और ये हमारा क्या हो गया था? बताइए हमारा क्या हो गया था? ये भूपल्टी हो गई थी। भूपल्टी किसकी बनी हुई थी? सीमेंट और सियाल, इसी की तो बनी थी। सिलिका मैग्नीशियम, और सिलिका और एल्मुना, सीएल। सिलिका और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी बनी हुई थी ना। और और कौन सा भाग था? कोर, क्रोड भाग था। और क्रोड भाग था।
मेंटल भाग था मेटल, मेटल तो किसी चीज का नहीं था बना हुआ मेटल, और दूसरा नीचे वाला था क्रोड। क्रोड जो होता है वो दो बना होता है, आंतरिक क्रोड भी होता है, बाह्य क्रोड भी होता है। क्रोड जो होता है वो निफे से बना होता है, निफे यानी निकेल और हाँ, तो हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 77। भूपल्टी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगे आरंभ होती है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये भूकंप होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये भूकंप क्या होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये भूकंप क्या होता है ना, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि भूकंप होता क्या है। भूकंप क्या होता है, जो सडन ट्रीमर्स आ जाते हैं, यानी जो सडन भूकंप के ट्रीमर्स होते हैं, भूकंप के झटके, जिससे क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट जो होती है वो हिलने लग जाती है। भूकंप के जो झटके सडन आ जाते हैं, जिससे क्रस्ट जो होती है वो हमारी शेकिंग करने लगती है, यानी हिलने लग जाती है, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट शेकिंग। जब हिलने लग जाती है, अर्थ क्रस्ट शेकिंग होने लगता है, तो क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक। क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक बोलते हैं उसको। ठीक है। जब अर्थ की सरफेस क्या होती है, अर्थ की जो सरफेस होती है बैकवर्ड या फॉरवर्ड या अप एंड डाउन, अर्थ की सरफेस क्या होती है, जब हिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक क्वेक कहा जाता है। और फिर आगे क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ वेरियस साइजेस, दे आर कॉल्ड प्लेट्स। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, मेन चीज आप ये समझिए कि अर्थ क्रस्ट जो हमारी बनी होती है वो उसमें कई प्लेटें होती हैं। अर्थ क्रस्ट जो होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, पार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरियस को हम लोग प्लेट्स कहते हैं। वही प्लेट्स क्या होती है, जो होती है वो एक दूसरे से टकराती हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। अब आई होप समझ में आ गया होगा, ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है ना, जो जमीन के अंदर होती है, कई तरीके की परतें होती हैं अर्थ की, भूमि की कई तरीके की जमीन में परतें होती, ये प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से जब ये प्लेट्स ऐसे से टकराती हैं, तो क्या होता है, तब मूवमेंट होता है, अर्थ में एक मूवमेंट होता है, और वही मूवमेंट जो होता है ना, वही हमारा अर्थक्वेक कहा जाता है। और ये जो अर्थक्वेक की जो स्टडी है, इसको क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की जो जो कि रेक्टर स्केल से, जो कि किससे नापी जाती है, रेक्टल स्केल से नापा जाता है हमारा, कि कितने कितना जो है ट्रीमर जो झटका आया वो कितना रहा। वो इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट करने के लिए, उसको रेक्टर स्केल कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहां से भूकंप का जन्म होता है, वो स्थान फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और एक पॉइंट होता है जहां पर भूकंप के सबसे पहले महसूस किए जाते हैं झटके, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। उसको एपी सेंटर बोलते हैं, जहां पर झटके सबसे पहले ग्राउंड में महसूस किए जाते हैं। तो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये प्लेट्स बनी हुई है, जैसे क्या है, ये हमारी प्लेट्स है, ये हमारा क्या है, अधि केंद्र, या इसको कह लीजिए भूकंप का केंद्र। और ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी पृथ्वी, ये क्या है हमारी पृथ्वी है, जहां पर हम चलते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी, जहां पर हम चलते हैं। और ये क्या है, अधि केंद्र, जिसको हम भूकंप केंद्र भी कहते हैं। और उसके बाद ये नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं भूकंप का प्रारंभ। हमको यहीं से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है, ये अर्धक्रस्ट नीचे प्लेट्स हैं, अब ये प्लेट्स हैं का प्रारंभ। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। उस पॉइंट को फोकस या भूकंप, भूकंप मूल या उद्गम केंद्र, कहीं ये सारे नाम जो है उद्गम केंद्र होता है पृथ्वी तक, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, जहां पर हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, जहां पर हम लोग चलते हैं। तो एपी सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसको एपी सेंटर बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं उसको, जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले महसूस किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हम्म तो भूपल्टी में वह स्थान, भूपल्टी तो अब ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, जहां पर भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। जहां से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता भी हमने बताया, उसको फोकस कहते हैं।
और भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले जो किया जाता है जब से पहले जब अनुभव करते हैं कि भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं फोकस से, लेकिन जहां पर हम इस चीज का अनुभव करते हैं वो अधिकेंद्र कहलाता है, यानी एपी सेंटर कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अधिकेंद्र। ठीक है। भूकंपी तरंगे जहां से प्रारंभ होती है, वेवकंप कहां से प्रारंभ होता है, भूकंप प्रारंभ होता है केंद्र से, लेकिन जो भूकंपी तरंगे अब ये प्लेटों से टकराते टकराते जो तरंगे होती हैं ऐसे से बढ़ती हैं, तो वो कहां तक आ जाती है, जो भूपल्टी होती है उस पर आ जाती है, केंद्र में, एपी सेंटर में मिलती है। क्या चीज मिलती है एपी सेंटर में? भूकंपी तरंगे जो महसूस होती है वो अधिकेंद्र में महसूस होती हैं। चलिए आइए अब 78 क्वेश्चन में, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती, लेकिन समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती, इससे मौसम साफ रहता है। इसीलिए ये सबसे सही परत है वायुमंडल की जहां पर हवाई जहाज उड़ाया जाता है। 79 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तापमान के वितरण को, पार्थिव विकिरण, सूर्यातपन, समुद्र से दूरी, सौर विकिरण। पृथ्वी पर तापमान के जो वितरण है इसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सौर विकिरण। 80 क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी ब्राजील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों में प्रवाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखी प्रदेश में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखी प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखी प्रदेश में आता है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश में आता है। इक्वेटर ये बना है, यहाँ ये इक्वेटर बनी हुई है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। तो ये हमारा जो अमेजन बेसिन इधर साउथ अमेरिका में आता है अमेजन बेसिन, तो वो भूमध्य रेखी प्रदेश में आता है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलांग सिलचर, ईटानगर पासीघाट, उधमपुर श्रीनगर, मनाली या लेह। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग समुद्र तल से लगभग, कहां से? समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक स्थित है मार्ग, मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है जो हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है, ना कि कम किया जाता है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को क्या किया जाता है? अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है, ना कि क्या किया जाता है? कम किया जाता है, तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। तो भूस्खलन को रोकने हेतु सर्वोत्तम विधियां क्या हैं? सतही रोकने की सर्वोत्तम विधियां क्या है, ये पूछा है। भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करते हुए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए मानचित्रण, भूस्खलन को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिकारी चीजों का निर्माण करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है? भूस्खलन को रोकने तो सर्वोत्तम विधियां ये है कि सतही अपवाह नियंत्रण, भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्र तथा प्रतिरोधी दीवारों का निर्माण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? हम्म 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 तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होता है? 82 का, 82 का ऑप्शन करेक्ट होता है फर्स्ट। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। 83 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला क्षेत्र कहा जाता है? किसके उत्पादों को, 83 क्वेश्चन, किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? 83, पेट्रोलियम, तांबा, कोयला। कोयला को क्या कहा जाता है?
काला सोना। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका 60% योगदान है। इसके अलावा यह इस्पात और कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ है। कोयले से जो शक्ति प्राप्त होती है खनिज तेल से प्राप्त की गई शक्ति से दुगुनी होती है और प्राकृतिक गैस से 5 गुनी तथा जल विद्युत शक्ति से 8 गुनी अधिक होती है। ठीक है ना, ये 3 तरीके की शक्तियां हैं जिससे सबसे ज्यादा शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है, कोयले से ही प्राप्त होती है। खनिज तेल से दुगुनी, खनिज 5 गुनी, विद्युत शक्ति से 8 गुनी, ठीक है, प्राप्त होती है, वही सबसे ज्यादा तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा नहीं है? नरौरा, कल्पक्कम और तारापुर, ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जबकि पोखरण, ये सभी क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। और कौन सा नहीं है? पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित परमाणु विस्फोटक परीक्षण केंद्र है। पोखरण क्या है? परमाणु विस्फोटक परीक्षण केंद्र है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में परमाणु विस्फोटक जो है परीक्षण केंद्र है, जबकि नरौरा, कल्पक्कम और तारापुर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं। नरौरा, कल्पक्कम और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं। निम्नलिखित देशों में किसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको, भारत, ब्राजील व मलेशिया। 85। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में नाम से जाना जाता है। मिल्पा कृषि पद्धति के अंतर्गत किसी भूखंड पर 2 वर्ष तक कृषि की जा सकती है और 8 वर्ष के लिए इसे खुला छोड़ दिया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको जो है उसमें स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। 86 क्वेश्चन, निम्न उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? 86 क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या सुधा डेयरी? कौन सा आता है? 86 क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, बाकी सब क्या है? निजी क्षेत्र के उपक्रम है। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजना ग्राम सभा में पुनर्निरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि को नियमित करती है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है? 4th ऑप्शन इसमें सही है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 88 क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। 88 का कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 88 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? 88 का कौन सा? लोकतंत्र में सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोग कुछ ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। अतः कथन सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला गलत है। 88 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, केसर सागा। पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में और 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर विचार कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में ठगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। पटवारी अपने अधिकतर क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही वह किसी एक गांव तथा गांवों के समूह की भूमि का भी
लेखा जोखा करता है। तो पटवारी मतलब लेखपाल। लेखपाल क्या करता है, गांवों के एक समूह की भूमि का भी लेखा जोखा रखता है, गांव की भूमि का भी लेखा जोखा रखता है, और जो भी उसके पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी उगाई गई फसलें होती है उनके बारे में उत्तरदायी भी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। इस तरीके से सोशल साइंस आपकी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब हम आ जाते हैं हिंदी में जो भी हमारे पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, पढ़ने में रुचि जगाने, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने, सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने, साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने, सामान्य ज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए। सामान्य ज्ञान में तो किसी में रुचि बढ़ाने के लिए पठन सामग्री नहीं विकसित की जाती है। तो फिर पठन सामग्री किस लिए विकसित की जाती है, पढ़ने में रुचि जगाने के लिए और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 112 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट 113 विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है, प्रयुक्ति क्या है, प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम है, क्या है, एक तरीके का एक विशिष्ट नियम है या प्रयोग विधि या सूत्र या ट्रिक होती है जिसमें विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी क्या होते हैं, परिचित कराए जाते हैं ताकि वे भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, मातृभाषा को किसमें मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा शिक्षण में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पाठचर्या सैगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा के आयोजन करना। ये दो ऑप्शन तो नहीं लग रहे हैं। भाषा प्रयोग के जितने अधिक अवसर मिलेंगे उतना भाषा अधिक विकसित होगी। सतत आकलन का उद्देश्य ये जानता है बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चे के लिए कितना सीखा है, बच्चे ने क्या सीखा। 116 क्वेश्चन का आंसर बच्चे कैसे सीखते हैं, सतत आकलन से यह पता चलता है। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय क्या है, शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। 117 का आंसर बताइए। भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है क्योंकि भी शब्द इसमें एक निपात शब्द है और ये भाषा की बारीकियां बताने का लक्षण है, इसलिए भाषा की बारीकियां बताना चाहती है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण है। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, आत्मकथा, एकांकी, संस्मरण या जीवनी। सस्वर पठन किस विधा में महत्वपूर्ण है, एकांकी सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे के वाक्य में प्रयोग कीजिए, सेना ने पार्क क्यों घेर लिया था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना सर्वाधिक होता है, मुहावरों का प्रयोग भाषा में करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना सर्वाधिक होता है। तो इस तरीके से आपकी ये भाषा हो गई कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, अभी है, अच्छा हाँ,
नहीं नहीं, ये आपका लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।